रखने की ऐसी प्रक्रिया जो वृद्धावस्था में गरिमापूर्ण जीवन को सक्षम बनाती है। मतलब हम सब वो क्षमताएँ विकसित कर दें वृद्धों में, ताकि वो गरिमापूर्ण रूप से जीवन जी सकें, ठीक है? तो इस प्रकार की एक जो प्रक्रिया है, उससे बोला गया है हेल्थ ईटिंग। बस आपको डेफ़िनेशन लिखनी थी, इतने में आपका हो जाएगा। तो इसमें फिर ये बहुत सारे डायमेंशन इसमें दिए हैं कि क्या होता है इसका, कुल मिला के ये है कि उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना, व्यायाम, जीवनशैली में परिवर्तन आदि के प्रति लोगों को जो है, वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करना है, उनको आत्म देखभाल के लिए प्रेरित करना है। तो ये चीज़ें इसमें शामिल थी। आपको डेफ़िनेशन बस लिख देनी थी, हो जाता है। फिर अगला था कि भारत में बाल श्रम रिपोर्ट, ठीक है? तो बाल श्रम के संबंध में जो भी आंकड़ा आपको पता है, उसके बारे में आपको बता देना था कि कोई रिपोर्ट हाल ही में आई है, तो आप उसके बता सकते हैं। जैसे इसमें 3 आंकड़े दिए हैं, आप 3 में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे जनगणना 2011 का, जैसे किसी का कोई डाटा अगर नहीं मिलता है, तो हमने बताया कि सबसे जो हमारे पास है परसेंटेज सोर्स, वो 2011 की जनगणना का है। तो हम लिख सकते हैं कि भारत में 10.1 मिलियन जो है बाल श्रमिक मौजूद हैं, ये 2011 की जनगणना बताती है। फिर एक रिपोर्ट आई थी यूनिसेफ की, ये शायद 2019-20 में आई थी, ठीक है? इसका डेट शायद लिखना भूल गए हैं, 19, 20 या 21 ऐसा कुछ है इसका, ठीक है? तो एक बार इसकी डेट कन्फर्म कर लेना। पर इसमें बोला था कि भारत में 23 लाख से अधिक बच्चे हैं जो बाल मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है? जो कि पूरे विश्व के 12% हैं। मतलब विश्व के 12% बाल मजदूर बच्चे हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है? तो ये रिपोर्ट बताती है दूसरा। तो तीसरा जो है आईएलओ और यूनिसेफ दोनों ने 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बोला गया है कि भारत में 1 करोड़ बच्चे जो है बाल श्रम करते हैं, ठीक है? लगभग। और उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये जो 5 स्टेट हैं, ये बाल श्रम में सबसे अधिक योगदान देते हैं। मतलब यहाँ से जो है सर्वाधिक बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, ठीक है? ये रिपोर्ट बताती है। और मैं यदि बोलूँ तो इसमें ऐसा कुछ आता है आपको लिखा हुआ, तो आप ये वाली रिपोर्ट को जो है ज़्यादा प्रेफ़र करें, क्योंकि ये ज़्यादा अपडेटेड डाटा है और ऑथेंटिक भी है, ठीक है? आईएलओ भी जारी करता है इसको, और यूनिसेफ, दोनों ने मिलके ये रिपोर्ट जारी की है। और इसमें ये भी बताया है कि भारत में किन राज्यों में सबसे ज़्यादा कंडीशन जो है खराब है, ठीक है? फिर अगला था कि भारत में बाल विवाह दर। तो इस प्रकार का डाटा यदि एनएचएफएस 5 में है, तो आप सीधा वो डाटा लिख सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट यदि उस पे आई है, तो आप वो लिख सकते हैं। तो अभी एनएचएफएस 5 का डाटा था, उसमें बोला गया है कि 23.3% जो महिलाएँ हैं, स्पेशली 14 से जो है 24 वर्ष की महिलाएँ, उन पे ये सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें बताया गया कि उनमें से 23% महिलाओं का जो है 18 साल से पहले विवाह हो चुका था, ठीक है? तो पुरुषों का शायद 18 या 13% कुछ था, एक अलग डाटा है उनमें। तो महिलाओं के लिए ये 23%, 30.3% करीब ये डाटा मिलता है इसमें। फिर एक यूनिसेफ बोलता है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 18 साल से कम उम्र के करीब 15 लाख लड़कियों की जो है शादी होती है। 15 लाख बाल विवाह भारत में हर साल होती हैं, ये यूनिसेफ बोलता है, ठीक है? और भारत में बाल विवाह की दर जो है घट के 27% हो गई थी। ये 15-16 का डाटा है, थोड़ा-सा पुराना है। ये वाला आपका अपडेटेड डाटा है, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है? और कोशिश कीजिए यदि आप कोई डाटा दे रहे हैं, तो यदि एग्ज़ैक्ट आपको याद नहीं है तो लगभग लिख दीजिए, और किसी की रिपोर्ट के अनुसार दे रहे हैं या कोई सोर्स के अनुसार दे रहे हैं, उस सोर्स का यदि नाम लिख देंगे तो आपके नंबर जो है पूरे मिल जाएँगे, ठीक है? फिर अगला है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के प्रमुख कारण क्या है? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत हुई होगी, ठीक है? ये बहुत सारे कारण दिए हुए हैं, तो आपको ये 7 मार्कर में, 10 मार्कर में भी आ सकता है लिखने के लिए, तो इन्हीं को एलैबोरेट कर देंगे, ठीक है? फिर अगला था कि लाडली लक्ष्मी योजना। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, महिला एवं बाल विकास इसको संचालन करता है, और 2007 में ये प्रारंभ हुई थी, और अभी ये लाडली लक्ष्मी 2.0 करके ये चल रही है, ठीक है? तो बालिका जन्म के प्रति जो है सकारात्मक सोच विकसित करना, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था। बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, लिंगानुपात में सुधार करना, और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह स्थिति को ठीक करना। ये बाकी अदर जो है ऑब्जेक्टिव इसके हो जाते हैं, पर सबसे मेन उद्देश्य आपको ये वाला लिखना था। फिर इसमें प्रावधान क्या है कि 1 जनवरी 2006 के बाद जो है, या इसके डेट को, या इसके बाद जो भी बालिकाएँ जन्म में होती हैं, उनके 5 वर्ष की आयु तक जो है, प्रति 6,000 रुपए के मूल्य पे एक राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र उनके नाम पे जमा किया जाता है, जो विभिन्न चरणों में जो है बालिकाओं की शिक्षा के दौरान मिलता है। जैसे 9वीं क्लास पास करने पे अलग मिलता है, 11वीं पे अलग, 12वीं पे अलग, कॉलेज में एडमिशन लेने पे अलग। अब तो और प्रावधान इसके जो है 2.0 के तहत बढ़ा दिए गए हैं। तो ये योजना चर्चित भी रही है, तो इसको थोड़ा-सा और अच्छे से तैयार करके रखेंगे। फिर अगला पूछा था कि भारत में चाइल्ड और महिला हेल्पलाइन नंबर लिखें, ठीक है? तो सीधा-सा नंबर लिखना था आपको। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जारी की है,
और महिला हेल्पलाइन जो है पुलिस के द्वारा ये संचालित होती है। 1091 इसका नंबर है। आपको दोनों के नंबर बस लिखने थे और आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। फिर अगला था कि बाल श्रम, जो आपका 7 मार्कर है पहला, बाल श्रम से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ठीक है। मेरा जब 3 मई को इंटरव्यू था, 1 मई को, तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि बाल श्रम क्या होता है, ठीक है। तो बाल श्रम की परिभाषा थोड़ी सी अलग अलग होती है। उन्होंने मुझे ऐसा घुमा के पूछा था कि यदि कोई पेरेंट्स जो है अपने बच्चे से घर में कुछ कार्य कराते हैं तो वो बाल श्रम में आएगा नहीं, तो आएगा तो क्या कंडीशन हो सकती है। तो वो इस कंडीशन के यदि इस परिभाषा को आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हर जो है श्रम बाल श्रम नहीं होता है, ठीक है। उसमें कुछ कंडीशन होती है, जैसे यदि उनके शैक्षणिक अवसर कम हो रहे हों, उनको खेलने कूदने के लिए जो अवसर हैं वो कम हो रहे हों, उनकी गरिमा कम हो रही है, उनके बचपन का नाश हो रहा हो, तब हम उसे बाल श्रम मानते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली किसी से कार्य करवाना, प्यार में जो छोटे मोटे काम करते हैं बच्चे, उनको बाल श्रम नहीं माना जाता है, ठीक है। इसमें बोला गया है बालकों द्वारा किए जाने वाले उस कार्य से है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है। ये वर्ड आपके उसमें आना चाहिए, ठीक है। जो उनके शारीरिक शैक्षणिक अवसरों को कम कर शारीरिक और मानसिक विकास को अवरुद्ध करता है, ठीक है। तो शारीरिक मानसिक विकास को भी अवरुद्ध करता है, उनके शैक्षणिक अवसरों को भी कम करता है, और उनकी जो क्षमता है या गरिमा है उससे भी उनको बच्चे वंचित कर देता है। और बचपन में जो क्रियाकलाप होने चाहिए एक बच्चे के, उनसे उनको दूर कर देता है, ठीक है। तो ये बाल श्रम माना जाएगा। ये बाल श्रम की बहुत अच्छी परिभाषा है, आप लिख के रखें और ये वर्ड यूज करें, ठीक है। फिर अभी एक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी होता है, हर ईयर 2 ईयर में जारी होता है। सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय जो है, क्रियान्वयन मंत्रालय, वो इसको जारी करता है। उसने बताया है कि जितने भी भारत में बच्चे हैं उनमें से 2% करीब बच्चे जो हैं वो 5 मिलियन, 2% करीब बच्चे या 5 मिलियन बच्चे जो हैं आर्थिक गतिविधियों में लगे हैं, मतलब कोई ना कोई कार्य ये कर रहे हैं, ठीक है। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं था उन्होंने। बस हम ये बता रहे हैं कि भारत में इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार है, तो उसकी भूमिका बनाने के लिए आप ऐसा कुछ दे सकते हैं कि हमारे यहाँ इतना जो है बाल श्रम है जिसके लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। जैसे बढ़ती जनसंख्या, एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, गरीबी और अल्प रोजगार एक बड़ा समस्या है, फिर खाद्य सुरक्षा है, लोग खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे के माता पिता की अशिक्षा अज्ञानता भी इसका बड़ा कारण है। माता पिता अशिक्षित होते हैं तो बच्चों को जो है शुरुआत से ही काम के लिए फोर्स करते हैं, पढ़ाई पे उनकी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्थिक असमानता और रोजगार की कमी एक बड़ा कारण है। रोजगार कम रहता है तो माता पिता की आय कम होती है, इसलिए वो बच्चों को भी जो है अपने साथ काम में लगा लेते हैं ताकि जो है उनकी आय बढ़े, तो वो आय का साधन मानने लगते हैं, ठीक है। और कुछ अनाथ बच्चे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स वगैरह नहीं होते हैं, आपने देखा होगा ना, भीख मांगने के लिए जो है मजबूर करते हैं लोग। ह्यूमन ट्रैफिक, क्या बोलते हैं इसको, मानव व्यापार, दुर्व्यापार जो है वो होती है, तो इसके शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक कारण है, अनाथ बच्चे वगैरह जो है मजबूरी में जो है बाल श्रम करने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं, ठीक है। फिर सस्ता श्रम और कुशल प्रशिक्षण का अभाव, ठीक है। एक तो श्रम का हमारे यहाँ जो मूल्य है वो भी कम मिलता है। जैसे किसी के माता पिता यदि श्रम कर रहे हैं पर उनको पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है, तो वो अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाएंगे, अच्छे कौशल नहीं दिला पाएंगे, जिसके कारण वो गरीबी में रहते हैं, और गरीबी में फिर वो उभरने के लिए वो लोग भी जो है कम उम्र में ही जो है बाल श्रम में संलग्न हो जाते हैं। फिर कुछ सामाजिक ढांचे भी और परंपराएं हमारे यहाँ, जैसे कोई बच्चा होटल में काम करते हुए दिखता है तो ऐसी इतनी जागरूकता भी नहीं है कि उसको कानून के बारे में हम जानते हों, या उस बच्चे को वहां जाके हम आगे बढ़ के उसको रोकें कि ये बाल श्रम इससे क्यों करवाया जा रहा है। बहुत से ऐसे होटल वगैरह हैं जहाँ जहाँ पे आपने देखा होगा, ठीक है। फिर लोग उतना ज्यादा इसके प्रति एक्टिव नहीं है। फिर मौजूदा कानून जो है या योजना है उनका भी अप्रभावी निष्पादन जो है इसके लिए जिम्मेदार है। तो बाल श्रम के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार यदि कारण मुझसे पूछेंगे तो गरीबी, खाद्य असुरक्षा और बच्चे के माता पिता की अशिक्षा, ये 3 सबसे बड़ा कारण है। चौथे में आप आर्थिक असमानता लिख सकते हैं, और 5वें में आप अच्छे अनाथ बच्चे वगैरह जो भी आप लिखना चाहें, और फिर लास्ट में ये लिख दीजिएगा कि अप्रभावी निष्पादन, जो भी इससे संबंध में कानून है उनका कड़ाई से जो है पालन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सब कारक हैं ये सब मिलके भारत में बाल श्रम के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब हमको इनको जो है सुधारने के लिए आर्थिक सुधार के साथ साथ सामाजिक सुधार और शैक्षणिक सुधार जो है वो भी आवश्यक है, और कानूनों का जो है प्रभावी क्रियान्वयन हो, कानून भी उस लेवल के हों जो उसको रोक सकें, तो उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं।
बाकी 7 मार्कर में है, यदि आपके पॉइंट ये ज़्यादा हो रहे हैं और आप कंक्लूजन नहीं दे पा रहे हैं, तो छोटा से छोटा कंक्लूजन आप जो है पॉजिटिव वे में, जैसे किस प्रकार हम इसको सुधार सकते हैं, तो 3 पॉइंट सीधे से लिख दिए, आर्थिक सुधार, शैक्षणिक सुधार और सामाजिक चेतना के द्वारा हम इसे कम कर सकते हैं। ठीक। फिर अगला था कि राष्ट्रीय वरिष्ठ जन नीति 2011 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन आया चुका है, ठीक है, ये शायद 2020 या 21 की पीएससी में आया था, राष्ट्रीय वरिष्ठ जन नीति 2011 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। ठीक, तो आपको सिर्फ फोकस क्षेत्र लिखने थे इसमें। तो उन्होंने बताया कि फोकस क्षेत्र क्या है हमारे, तो वृद्ध महिलाएं हैं, एजिंग इन प्लेस मतलब घर पे ही रह के जहाँ भी वो कार्य कर रहे हैं या जहाँ भी उनका जीवन व्यतीत हुआ है वहीं पे वो है वृद्धावस्था भी व्यतीत करें। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों को बहुमूल्य संसाधन के रूप में पहचानना। ठीक है, जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी किस क्षेत्र में विशेषज्ञता है उसकी पहचान करना और उसका हमको लाभ उठाना है। तो एक प्रकार से वो संसाधन है और इनके लिए एक वर्ड यूज होता है, इसको आप लिख के रख लें, सिल्वर इकोनॉमी। ठीक है, सिल्वर इकोनॉमी, ये आपको जो है 2 मार्कर में आ सकता है। हाँ, सिल्वर इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे। सिल्वर इकोनॉमी एक ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनमें जो वरिष्ठ जन है या वृद्ध जन जो हैं उनकी जो व्यवहारिकता है या अपने जीवन के अनुभव हैं उनका हम लाभ उठाएंगे इसमें। ठीक है, तो उनकी किस क्षेत्र में विशेषज्ञता है, जैसे आप देखते हैं ना, वरिष्ठ जो शिक्षक होते हैं उनका नीति निर्माण में क्या यूज हो सकता है, वरिष्ठ जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनका हम किस प्रकार से जो है हेल्थ सेक्टर में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, उनकी जो है व्यवहारिक या प्रैक्टिकल जो उन्होंने देखा होगा उसमें नीति निर्माण में क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है, उन समस्याओं को वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उसका हम लाभ उठा सकते हैं। तो उसको जो बोलते हैं सिल्वर इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, फिर वृद्धावस्था अनुकूल सोसाइटी, जहाँ भी वृद्धावस्था का जो है वृद्ध लोग जो हैं रहते हैं वहाँ उनके प्रति अनुकूलन एडेप्टेशन होना चाहिए कि जैसी सुविधाएं उनको चाहिए। जैसे वृद्ध लोग जो हैं सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ पाते तो उनके लिए जो है आप लिफ्ट सुविधा वगैरह जो है हमेशा चालू रहनी चाहिए। ठीक है, उनके लिए जो हेल्थ दवाइयाँ वगैरह जो हैं उनकी घर पर डिलीवरी हो सके, तो इस प्रकार की सोसाइटी हमको बनाना जो वृद्धावस्था की अनुकूल हो। फिर संस्थागत देखभाल अंतिम होना चाहिए, मतलब पहले तो उनको कोशिश करना चाहिए एजिंग इन प्लेस, मतलब वो घर में ही अपनी वृद्धावस्था को व्यतीत करें, अपनी सोसाइटी अपने लोगों के साथ अपने परिवार के साथ रह के ही व्यतीत करें। पर ये संस्थागत जो देखभाल है, जैसे वरिष्ठ जनों के लिए वृद्धाश्रम वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो सबसे लास्ट विकल्प होना चाहिए, ना कि पहला। ठीक है, फिर दीर्घावधिक बचत उपकरणों और साख क्रियाकलापों को प्रोत्साहन, ये जो वृद्धजन हैं उनके लिए जो है कुछ बचत योजनाएं वगैरह चलाना, ताकि वो भी अपनी जो है आय सुरक्षा वगैरह आर्थिक सुरक्षा वगैरह कर सकें, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट उनका बचा के रखना, उनकी पेंशन वगैरह जो आती है उसको सही से यूज कर सकें वो। ठीक है, फिर भरण पोषण कानून का क्रियान्वयन, ये 2007 में, आई थिंक 2007 में आया था। ठीक है, भरण पोषण कानून ये अलग से पूछा जा सकता है आपको, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप जान के रखें। ठीक है, तो इसका सही से क्रियान्वयन करना है और प्रत्येक जिले में आश्रय गृह बनवाना है, वृद्धाश्रम बनवाना है। ठीक है, आश्रय गृह बनवाना है। और भरण पोषण कानून जो है ये जो है जिनके वृद्धजन हैं उनके बच्चों को अपने वरिष्ठजन या वृद्धजनों के प्रति जो है जिम्मेदार बनाता है, उनके भरण पोषण के लिए कुछ प्रावधान करता है, अनिवार्य प्रावधान करता है। ठीक है, यदि किसी वृद्धजन को जो है जो अपने बच्चे हैं वो त्याग देते हैं, तो वो वृद्धजन जो है इस कानून के तहत उनसे लाभ मांग मांग सकते हैं, मतलब सहायता मांग सकते हैं, और वो सहायता विधिक सहायता देने के लिए मजबूर होंगे यदि चाहे तो। ठीक है, तो इनके प्रति भी इनको जागरूक करना है और इनका सही से क्रियान्वयन कराना है। तो ये प्रमुख क्षेत्र थे जिनमें इसमें फोकस किया गया है। ठीक है, ये जो है वरिष्ठ जन इंट्रो तो आप लिख ही देंगे कि राष्ट्रीय वरिष्ठ जन नीति जो है 2011 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लाई गई महत्वपूर्ण नीति है। ठीक है, इसमें जो है फोकस क्षेत्र भी बताया गया, हस्तक्षेप के क्षेत्र भी बताए